हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर कर रहे थे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें आप देख रहे थे 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर को देखा था और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था। जब हमने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया तो आपने कहा सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, जिसमें आपके पास अलग अलग पार्ट्स आए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा एमसीक्यूज को आपने सॉल्व किया था। सेकेंड क्वेश्चन से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपने कहा क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन कितने नंबर का है वो आपको आगे बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा गया था एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं, यानी कि एक सीड आपके पास आता है, उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो आपके पास आते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आपने कहा था पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसी के साथ हमने डिस्कस किया था पॉली एम्ब्रियोनी जो कंडीशन है वो क्यों आती है, किस प्रकार से होती है, एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। सेकेंड क्वेश्चन हमने बोला था यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने कहा था म्यूटेशन को आपको समझते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के क्या रीजंस होते हैं। सारे रीजंस हमने कहे थे, हमने कहा था बायोलॉजिकल रीजन कुछ हो सकते हैं, या फिर आपने कहा कि जो फिजिकल रीजन है वो कुछ हो सकते हैं, या केमिकल रीजन हो सकते हैं। तीनों रीजन यहाँ पे आते हैं। क्लियर है? इसी के साथ हमने कहा था टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन आ गया है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ गया है। ये सारे यहाँ पे क्या आते हैं? म्यूटेशन के टाइप आते हैं। आपसे पूछा गया था यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन में हो क्या रहा है? आपने कहा सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ रहे हैं। अब आपने बेस पेयर जब आपने कहा था नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंतर्गत आपने फिर अलग अलग नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे। आपने कहा था ये क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास जो आया था पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जो हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था, आपने कहा था निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक के नाम लिखिए। तो इसमें हमने कहा था निमोनिया रोग क्या होता है, अलग अलग प्रकार की निमोनिया कौन कौन से होते हैं, किसके द्वारा यहाँ पर ये कॉज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है बीटी की। बीटी क्या है? बैसिलस thuringiensis इसका नाम है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्यों हम बीटी के बारे में पढ़ रहे थे? जब आपने कहा कि यहाँ पर आपको क्या करना था, पेस्टिसाइड के यूज को कम करना था। पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक जो होते हैं क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। आपने कहा कि इनका जो उपयोग किया जाता है, इनका जो छिड़काव किया जाता है वो कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो फिर हम क्यों पेस्टिसाइड के यूज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमने कहा ये केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स का अगर हम रेगुलर और ज़्यादा यूज़ करते रहें तो आपको वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये सॉइल की जो प्रोफाइल है उसे क्या करता है? वहाँ पे नष्ट करता है, या फिर उसे क्या कराता है? हानि पहुँचाता है। इसी के साथ जो माइक्रोब होते हैं सॉइल में, उन्हें भी क्या करता है? ये नुकसान पहुँचाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है अगर हम इसी प्रकार से पेस्टिसाइड्स का यूज करते रहेंगे, या फिर इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कहा कि उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का जब आप यूज करते हैं तो ये सारे अपने फिर नेगेटिव इम्पैक्ट को भी दिखाते हैं। तो हमें क्या चाहिए था कि हमारी फसल की इंसेक्ट से सुरक्षा भी हो जाए और हमें पेस्टिसाइड यूज ना करना पड़े। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आया था, बीटी कॉटन के रूप में या बीटी के रूप में, बैसिलस thuringiensis के रूप में, जिसमें हमने कहा था कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर होता है यहाँ पर बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है। एक ऐसा जीन जो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन होता है। लेकिन ये जो जीन है ये क्या करेगा? क्योंकि ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन है, ये टॉक्सिन को हर टाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। ये तभी टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा था जब इसे जो पीएच है वो हाई पीएच वहां पर मिल रहा था, यानी कि पीएच की एक क्या है, फिक्स वैल्यू जब उसे मिल रही थी तभी एक्टिवेट हो करके टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने क्या किया, हमने इस जीन को निकाला और इस जीन को कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब क्या होगा, पूरे प्लांट में आपने कहा कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो पूरे प्लांट में होगा। जैसे ही इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, अब उस इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन था वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, वहां पर उसे सुटेबल पीएच मिलता है, और जैसे ही उसे सुटेबल पीएच मिला ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगेगा। और अब जैसे ही टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा ये इंसेक्ट की गट में क्या कर देता है, पोर्स कर देता है, बहुत सारे छेद कर देता है, और इंसेक्ट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है।
अब इससे क्या हुआ, हमने कहा कि हमने यहाँ पर पेस्टिसाइड का यूज भी नहीं किया है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो इंसेक्ट है वो भी किल हो गए। जो भी इंसेक्ट क्या कर रहा था, यहाँ पर प्लांट को हार्म पहुंचा रहा था, वो सारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसी के साथ आपने ये जो टॉपिक पढ़ा था, ये पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा था एप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे थे। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने जो बायोटेक्नोलॉजी है, वो इस यूनिट के 2 चैप्टर हमारे पास आते हैं, जिसमें आप बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सेकेंड आप बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने बायोटेक्नोलॉजी को समझा, क्या हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। सिंपल सी चीज, जब भी हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने एक सिंपल सी चीज से स्टार्ट किया है, क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी। हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी कोई एक ऑर्गेनिज्म ए था, या इस ए का नाम हम मन्नू रख देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने कहा एक व्यक्ति है मन्नू और एक व्यक्ति है सोनू। ठीक है, हमने कहा जो मन्नू का डीएनए था और जो सोनू का डीएनए था, दोनों में डिफरेंस होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग माता पिता की संतान है। अब आपने कहा हमने मन्नू का कोई एक डीएनए का पीस सोनू के डीएनए में डालना है। सिंपल सी ये प्रोसेस है। आपने डीएनए को लिया और डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आपने डाल दिया है। इसी को आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपने कहा इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जिसमें आप क्या देखते हैं, यहाँ पर एक डीएनए का नया सीक्वेंस आएगा, क्योंकि सोनू के पास एक अपना डीएनए है प्लस सोनू के पास एक फॉरेन डीएनए भी आ गया है, तो आप कहेंगे जो सोनू का डीएनए है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर आ जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस होगी। कितना सिंपल नहीं होता है, यहाँ पर जितना सिंपल हम कह रहे हैं इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन के आप सेपरेशन करते हैं उन फ्रेगमेंट का। ठीक है, सेपरेशन के बाद आप क्या करेंगे, फिर जब आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्लाज्मिड में। जब आप प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि आपका जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हुआ या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्लाज्मिड को सेल के अंदर डालना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल जो होती है। अब बैक्टीरियल सेल को आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर आपका जो प्लाज्मिड है वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, या कभी कभी जो प्लाज्मिड होता है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट होने से पहले ही जो प्लाज्मिड है वो क्लोज हो जाते हैं। यानी कि क्या समझे आपने, कहा ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो आपको क्या देखने को मिला, ये प्लाज्मिड था और ये जो दूसरा कलर आपको दिखाई दे रहा है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन ये जो आपके पास कंडीशन आई है ये कब आई है, पहले जो प्लाज्मिड है वो इस प्रकार से ओपन हुआ। ठीक है, और इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो फिट हुआ, तब जाके आपको ये कंडीशन देखने को मिली। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जो प्लाज्मिड है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के फिट होने से पहले ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब जब क्लोज हो जाएगा तो आपने कहा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फिट नहीं हुआ, तो आपके पास सेम यही कंडीशन आएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर इस प्रकार का प्लाज्मिड भी चला जाता है, जिसे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। आपने कहा ये जो प्लाज्मिड होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और ये जो प्लाज्मिड होगा ये रिकॉम्बिनेंट होगा। रिकॉम्बिनेंट यानी कि जिसमें नया कॉम्बिनेशन आया है उसे आप रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे। उसके बाद आप कल्चर करा रहे हैं, जब आप कल्चर कराएंगे बैक्टीरिया को तो फिर आप प्रोडक्ट को कैसे लेंगे, या कल्चर किस में कराते हैं, जिसमें आपने बायो रिएक्टर के बारे में पढ़ा है। अलग अलग प्रकार के बायो रिएक्टर होते हैं, उनकी फंक्शनिंग, उनका स्ट्रक्चर हमने देखा था। फिर कल्चर कराने के क्या क्या स्टेप होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी किसमें, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। जब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तब आप पढ़ते हैं बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन आपके पास एग्जांपल आता है, बीटी के बारे में हम बात करते हैं। आप देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें से एक टॉपिक आपके पास आता है बीटी कॉटन। चलिए नेक्स्ट हमने कहा था स्त्री के अंडाशय की आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आया था और हमने बनाया था। यहाँ पर ये ओव्यूल है, आपने कहा ये वाला जो पोर्शन होता है इसे स्टोमा कहते हैं, बीच में आपका मेडुला आता है। ठीक है, और बीच में आपका क्या आता है, मेड्यूला आता है। पूरे पोर्शन को स्ट्रोमा कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला के अतिरिक्त जो पोर्शन आता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अलावा आपने कहा यहाँ पर क्या होती है, ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं।
ये क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लेयर के बारे में बात की थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब आपने कहा पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन और तेज संलयन को समझाइए। तो आपने कहा था कि यहाँ पर द्विनिषेचन जब होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन को समझाइए। आपने कहा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये हम समझ चुके हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ एम्ब्रियो बनेगा, और जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ या ट्रिपल फ्यूजन हुआ एंडोस्पर्म बनेगा, जिसे आप भ्रूण पोष कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी क्या है, ठीक है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो आपने कहा था कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये क्या है, लीगल तौर पे किए जाने वाले प्रोसेस है, और क्या होता है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे किया जा सकता है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था जो हमने सॉल्व नहीं किया है। इसमें आपने कहा था राइट द नेम ऑफ एनी 2-4 हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, और आप देखेंगे डिट्टो यही क्वेश्चन आपके पास बार बार आता है। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के आपको नाम लिखने हैं। ये बार आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो प्लेसेंटा होता है कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आया था जेनेटिक्स से, जिसमें आपसे पूछा गया था क्रॉस के बारे में, संकरण के बारे में। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं एक संकरण और द्विसंकरण, यानी कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब यहाँ पर हमने बात की थी कैरेक्टर, और हमने बात की थी ट्रेट के बारे में। कैरेक्टर और ट्रेट अपने आप में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक दूसरे से अलग भी है, ठीक है। दोनों में रिलेशन है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। कैरेक्टर में हमने कहा कि कैरेक्टर यानी कि कोई गुण, अब उस गुण के अलग अलग फॉर्म्स आपके पास आती हैं, अलग अलग रूप आपके पास आते हैं। जैसे कि मैंने कहा रंग, रंग क्या है, आपने कहा रंग यानी कि कलर, एक गुण आप मान लीजिए। आपने कहा यहाँ पर आपको येलो दिखाई दिया, या आपको व्हाइट दिखाई दिया, या आपको रेड कलर दिखाई दिया। ये क्या है, उस गुण के अलग अलग रूप हैं, उस कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स है। तो आपने कहा कैरेक्टर जो है वो तो आप समझ रहे हैं, कोई एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके अलग अलग जो रूप हैं उसे आप क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। जैसे मैंने कहा रंग, हम सारे रंगों का जब हमने बात की तो हमने एक कैरेक्टर की बात की, हम कलर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कहा येलो कलर, तो ये इसका मतलब हम पीले कलर की बात कर रहे हैं, तो ये भी कलर होगा, व्हाइट भी कलर है, और आपने कहा जो रेड आपको दिखाई दे रहा है वो भी एक कलर है। सारे ही हैं तो कलर ही, लेकिन क्या कर रहे हैं, सब में वैरायटी है, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा कि जब हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट यानी कि हम लंबाई की बात करते हैं। लंबाई क्या होती है, ज्यादा लंबाई भी आपको देखने को मिलती है, कम लंबाई भी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, टॉल कहते हैं, लंबा कहते हैं, और ड्वार्फ यानी कि आप किस बौना कहते हैं। ये क्या है, हाइट के क्या है, अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। सेम वैसे ही हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे हेयर स्ट्रक्चर हो गया, या हेयर कलर हमारा हो गया है, या बॉडी का कलर हमारा हो गया है, ये सारे जो आपके कैरेक्टर होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है। आप वेराइटी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा पादप, जिसे हम पादप कहते हैं, ठीक है। पादप यानी कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं। अब प्लांट की बात जब आप करेंगे, तो आप बात करते हैं शैवाल की भी, और आप बात करते हैं किसी वृक्ष की भी। वृक्ष यानी कि पेड़। आप जान रहे दोनों में कितना डिफरेंस है। शैवाल जो इतना छोटा होता है, जो पानी में ही रहता है, जिसकी ना आपको जड़ का पता है ना तने का पता है, यानी कि बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है ही नहीं। आप एक वृक्ष की बात करें, फॉर एग्जांपल हम आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, आपने कहा इतना बड़ा वृक्ष होता है, ठीक है, और क्या होता है, बिना यानी पानी की आवश्यकता सबको है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे 24 घंटे पानी में डुबाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। आम पे क्या लगते हैं, फूल भी लगते हैं, तो आपने कहा फल भी लगते हैं। दोनों में डिफरेंस है। आपने कहा पादप एक कैरेक्टर हो गया है, पादप एक कैरेक्टर है। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स आती हैं। पादपों के अंतर्गत आप बहुत सूक्ष्म
पादप की भी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े वृक्ष की भी आप बात कर रहे हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात भी कर रहे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं। सेम वैसे हमने जंतुओं में कहा, हमने कहा जंतु एनिमल एक कैरेक्टर है, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें चीजों को, ठीक है। हमने कहा जैसे जंतु होते हैं तो जंतुओं के अंतर्गत बहुत सारे प्राणी आते हैं, तो वो अलग अलग क्या हो गई है आपके पास, वैरायटी आ गई है। सेम वैसा ही कैरेक्टर, हमने कहा जो कैरेक्टर की अलग अलग क्या आती है, वैरायटी आती है, अलग अलग जो रूप आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे एक संकर क्रॉस की या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक कैरेक्टर की जिसमें हम प्लांट हाइट को ले रहे थे। यहाँ पर जो कैरेक्टर था वो प्लांट हाइट का कैरेक्टर था, और ट्रेट क्या क्या थे इसमें, आपने कहा ट्रेट इसमें थे टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। हमने कहा प्लांट की जो हाइट है, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, और उसके ट्रेट आपके पास दो आते हैं, या तो लंबा पौधा होगा या तो बौना पौधा होगा। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस की, डाइहाइब्रिड क्रॉस में अब हम दो कैरेक्टर को ले लेते हैं। कैसे हम लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पर कैरेक्टर हमारे पास दो आ जाते हैं, कौन कौन से, एक जो कैरेक्टर है वो आता है सीड, या फिर से, ये बात आप समझ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल आपके पास ये है, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कैरेक्टर दो कैरेक्टर आते हैं, सबसे पहला आता है सीड का कलर, और सेकंड आता है सीड का शेप। चलिए हमें सीट का कलर, ठीक है। अब शीट के जो शेप होते हैं उसके दो ट्रेट आपके पास आएंगे। शीट का शेप कैसा होगा, आपने कहा या तो राउंड होगा, या तो राउंड होगा गोल होगा, या तो रिंकल्ड होगा, यानी कि या तो कैसा होगा गोल होगा, या तो कैसा होगा संकुचित होगा, रिंकल्ड होगा, ठीक है, पिचका हुआ होगा। राउंड यानी कि गोल, रिंकल्ड यानी कि इस प्रकार से कुछ पिचका हुआ। ये दो ट्रेड आ गए हैं। सीट की कलर की बात करें तो हमने कहा सीट के कलर भी हमारे पास दो आ जाते हैं, या तो येलो होता है या तो ग्रीन होता है, ठीक है। आपने कहा या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। अब ध्यान से देखिए, कैरेक्टर कितने आए हैं, दो कैरेक्टर आए हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर है, एक ये है। अब हम अगर कहें कि क्या इन दोनों में से क्या ये दोनों ट्रेट नहीं है, हमने कहा नहीं। एक जगह शेप की बात हो रही है, एक जगह कलर की बात हो रही है, दोनों चीजें अलग अलग हैं एक दूसरे में, ठीक है। शेप और कलर दोनों में अलग अलग है। या हमने कहा हाइट, अगर हम तीसरा कैरेक्टर भी ले लें तो हमने कहा तीसरा क्या होगा, जो हाइट का कैरेक्टर है वो एकदम अलग है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन शेप में हमने कहा शेप गोल होगी या रिंकल्ड होगी, आपने कहा राउंड या रिंकल्ड। दोनों किसकी बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं शेप की। मैंने कहा येलो ग्रीन या कुछ और कलर के नाम आप ले लीजिए, आपने कहा ये सब किसकी बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर कितने आए हैं, दो कैरेक्टर आए हैं। ट्रेट कितने आए हैं आपके पास, चार ट्रेट आए हैं। क्या है ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, फिनोटिपिक रेशियो जो आपका होता था उसमें हमने 3:1 की बात की थी, और जो जीनोटिपिक रेशियो था उसमें हमने 1:2:1 की बात की थी, ठीक है। ये तो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है, हमने समझा डाई हाइब्रिड क्रॉस को, डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल को हमने समझा। अब हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम बात कर रहे थे, टॉल प्लांट को हमने कैपिटल टी से दिखाया, इसका क्रॉस हमने ड्वार्फ प्लांट से किया था। तो हम इस, ये जो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस आया है, इस कंडीशन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने कहा शीट का शेप, हमने कहा शीट का शेप और शीट का कलर, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर शीट का कलर कैसा है, येलो को लेते हैं, हमने कहा येलो सीट, और येलो सीट का जो शेप था वो कैसा था, हमने कहा राउंड है, ठीक है। हो गए दोनों, दोनों कैरेक्टर आपके आ गए हैं, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर आपको
कलर मिल गया है, ये आपको शेप मिल गई है, दोनों के अपने ट्रेट लिए। दूसरा आपने कहा इसके क्रॉस हमने किससे कराया, आपने कहा सीट का दूसरा कलर क्या था, ग्रीन। तो ग्रीन को आप जी से नहीं दिखाते हैं, जी ग्रीन को आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट फॉर्म है, तो आप डोमिनेंट फॉर्म को स्मॉल लेटर से क्या करेंगे, रेसेसिव फॉर्म को दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हमने क्या किया था, आपने कहा था ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ को हमने डी नहीं लिखा था बल्कि स्मॉल टी लिखा था। स्मॉल टी बता रहा है ये रेसेसिव पेरेंट है। वैसे ही आपने कैपिटल वाई कैपिटल आर बता रहे डोमिनेंट पेरेंट है, स्मॉल वाई बता रहे कि ये क्या है, रेसेसिव पेरेंट है। आपको ध्यान सिर्फ इतना देना होता है कि यहाँ पर आप जो रेसेसिव पेरेंट है उसकी जो स्मॉल लेटर है उनसे आप क्या कराएंगे, इसे शो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने का सीट का कलर कैसा था, ग्रीन था, और शेप कैसा था, रिंकल था। जो रिंकल को आपने स्मॉल आर से दिखाया। तो आपको इतना समझना है, स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल, ठीक है। तो ये आपने क्या बना दिए हैं, पेरेंट बना दिए हैं, जिसमें आपने क्या लिया है, दोनों पेरेंट को के दोनों कैरेक्टर्स को लिया है, ठीक है। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तब आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे। और इसका जो रेशियो आपके पास आएगा वो आएगा 9:3:1। ये रेशियो किसका है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, आप ध्यान दीजिए। ये जो रेशियो दोनों आपके पास आए हैं, ये कौन से रेशियो है, आपने कहा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आपके पास रेशियो आते हैं। चलिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। आपसे पूछा गया है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण क्या है, मेंशन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, आल्सो ड्रॉ लाइन डायग्राम। आपने कहा कि यहाँ पर लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मैं एक चीज यहाँ पर लिख रही हूँ, इसे समझिए ये क्या है। चलिए, इस चीज को समझिए ये क्या है, इसी से आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, तो ये हमने क्या चीजें डिस्कस की हैं, यहाँ पर हमने बताया है क्रोमोसोम की स्थिति को, ठीक है। जब भी यहाँ पे गैमीट, सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिंग निर्धारण की, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बने होंगे, गैमीट बने होंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये है गैमीट की स्थिति, ठीक है। ये भी गैमीट है और ये भी गैमीट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल गैमीट की, और यहाँ पर बात कर रहे हैं फीमेल गैमीट की, ठीक है। गैमीट में हमने बोला गैमीट हमेशा क्या होते हैं, एन होते हैं। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि हमारे पास होते हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम। 23 जोड़ी का मतलब है 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब गैमीट यहाँ पर बने, जब गैमीट यहाँ पर बने, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे, ठीक है। 23 जोड़ी से 23 क्रोमोसोम हमारे पास रह गए हैं, क्लियर है। अब हमने कहा इन 23 क्रोमोसोम में से जो 22 क्रोमोसोम आपके होते हैं, जो 22 क्रोमोसोम यहाँ पे देखे जा रहे हैं, आपने कहा ये तो आपके कैसे होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स आपके होंगे ये कैसे होंगे, आपके ने कहा जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ भी 22 जोड़ी क्रोमोसोम सेम होंगे, यहाँ भी 22 जोड़ी क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 23वां जोड़ा होता है वहां पर डिफरेंस आ जाता है मेल और फीमेल में, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर गैमीट को। जब हमने गैमीट यहाँ पर देखे, जब गैमीट यहाँ पर देखे तो गैमीट इनसे बनेंगे। 23वां जो जोड़ा आपके पास आया, गैमीट यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से। इनमें क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अभी तक की बात हमने क्या की है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं क्या, हमने कहा यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर आप 22 जोड़ी या फिर यहाँ पर आप 44 भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, पेयर करके लिख दीजिए 22 जोड़ी, या फिर आप यहाँ पर क्या लिखिए 44 क्रोमोसोम लिख लीजिए, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ यहाँ पर होते हैं, ठीक है। गैमीट यहाँ पर बन गए हैं, दोनों प्रकार के गैमीट आपके पास आ गए हैं।
हमने कहा कि यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण होगा वो इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से होगा। जो आपको ये कॉपी दिख रही है, ये वाली कॉपी हटा लें ताकि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। आपके पास जो क्रोमोसोम आए वो ये आए थे XX और XY। अब ये सेम चीज आपने तभी पढ़ी थी जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे, और जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर किसके बारे में, किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था के बारे में आपने समझा, उसी के साथ आपने क्या समझा था कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी सेम आया था। आपने कहा था यहाँ पर आपके पास क्या बने, गैमीट बने, और गैमीट में हम क्या कहते हैं, हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो गैमीट बने, इन गैमेट का फ्यूजन यहाँ पर निर्धारित करता है कि यहाँ पर जो मेल होगी या फीमेल होगा। ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपने कहा कि जो मेल गैमेट होते हैं, क्योंकि आप ये आपको क्या है, ये फीमेल क्रोमोसोम की स्थिति आपको बताई गई है और ये मेल क्रोमोसोम की स्थिति आपको बताई गई है। आपने कहा फीमेल, क्योंकि फीमेल के जो गैमेट है वो सेम है, चाहे ये यहाँ से क्या करे, फ्यूज, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये फ्यूज करे, या ये एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करे, या ये एक्स क्रोमोसोम इससे फ्यूज करे, या ये एक्स क्रोमोसोम इससे फ्यूज करे, ये हमेशा क्या कंट्रीब्यूट करेगा, अपना एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूट करेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो फीमेल है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम को ही देती है, क्योंकि यहाँ पर मेल के पास वैरायटी है, दो अलग अलग क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है, चाहे इससे हुआ या इससे हुआ, आपने कहा यहाँ पर हमेशा क्या होती है, फीमेल होगी। ठीक है, और अगर मेल क्रोमोसोम का वाई क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होता है, मेल का वाई क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज होता है, चाहे इससे हुआ या इससे हुआ, आपने कहा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मेल। क्लियर है? तो कैसे होता है यहाँ पे लिंग का निर्धारण, बहुत इजी चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने डायग्रामेटिक वे में समझ लिया है, अब आपको लैंग्वेज बना करके लिखनी है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये टॉपिक आप क्या कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, तो एक बार आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है, जिसमें आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है आपके 10 टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।